कितनी उम्मीद करेंगे आपसे, क्या विकास कार्य हो सकते हैं? पहला मैं ऐसा प्रत्याशी हूँ जिसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। जी जी। लंबा संघर्ष रहा है। आपने कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया, कभी गुस्से में नहीं आए। इतनी विनम्रता, इतनी शालीनता कहाँ से लाते हैं आप? और प्रकृति ने ऐसा नेचर दिया हुआ है कि गुस्सा आता ही नहीं है। किसानों की जो समस्या है सिंचाई, टेल एरिया तक के अंतिम छोर तक के पानी अच्छी तरीके से पहुंच पाएगा, तो उस क्षेत्र में हमने काम करना प्रारंभ कर दिया है। संभावनाएं भी है और आपके लिए चुनौती भी है। आप इसको संभावनाओं की नजर से देखते हैं कि आपके लिए चुनौती की नजर से देखते हैं? तो ये एजुकेशन हमारा हब है और हमारे यहाँ के बच्चे खूब पढ़ रहे हैं और एजुकेशन भी हमारे यहाँ का हाई है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे लांजी किरणापुर विधानसभा के लांजी विजन 2028 तक के विकास कार्यों की। इस दौरान हम बात करेंगे उन मुद्दों की, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कि कैसे इन क्षेत्रों में काम होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ ऐसे बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिनकी सरलता की तारीफ विरोधी भी करते हैं। ऐसे ही हमारे खास बेहद खास मेहमान मौजूद है लांजी किरणापुर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक माननीय राजकुमार कर्राहे जी। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। कर्राहे जी, एक चीज, हम लांजी मुख्यालय को पहली बार मुख्यालय से 5 साल के लिए विधायक मिला है। कितनी उम्मीद करेंगे आपसे, क्या विकास कार्य हो सकते हैं? देखिए क्या है कि चूंकि हमारा ग्रामीण वाला अंचल है जी और शुरू से ही जब परिसमन नहीं हुआ था उस समय में लांजी विधानसभा था ये जी। अब लांजी किरणापुर विधानसभा है। परिसमन के बाद में यहाँ पे किरणापुर क्षेत्र का आधा हिस्सा जुड़ा है जी। तो लांजी नगर से कभी भी किसी भी राष्ट्रीय दल ने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, कभी प्रत्याशी नहीं बनाया था। जी। पहला मैं ऐसा प्रत्याशी हूँ जिसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। जी जी। लंबा संघर्ष रहा है। जी। मैं 1994 से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। पहले मैं छात्र राजनीति में था, फिर युवा राजनीति में आया। जी। उसके बाद में फिर 2005 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, तो उसके बाद में लगातार चुनाव लड़ते चले गए और यही प्रतिसाद रहा कि लोग बहुत लंबे समय से लोग देखना चाहते थे कि भाई एक न एक समय टिकट मिले और पार्टी प्रत्याशी बनाए, तो जीत के रूप में बदला है जी। तो ये लांजी नगर को जो मिला है इस बार, तो ये निश्चित तौर से ये मुख्यालय होने के कारण लोगों को ज़्यादा सहूलियत होती है, क्योंकि लगभग 50 से 60 पंचायतें जो है जिससे लगी हुई है, संपर्क में रहती है। वो अपने दिनचर्या के कामों के लिए लांजी आते हैं, साथ साथ में वो अपने जनप्रतिनिधि से भी मिलना चाहते हैं। जी। तो कभी अगर मुलाकात ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सप्ताह में 1-2 बार तो यहाँ आते ही हैं। जी। तो फिर पुनः आके मेरी मुलाकात हो ही जाती है उनसे। तो सहूलियत के हिसाब से लांजी नगर से जो मुझे इस बार प्रत्याशी के रूप में चुना गया, तो ये जनता ने भी अपनी सहूलियत देखा है एक तरह से, और जहाँ चाहते भी थे कि लंबे समय का इंतजार था कि विधायक के रूप में हम इनको देखें। अगला जो सवाल है वो है स्वास्थ्य को लेकर के है। हम बात करें तो स्वास्थ्य सुविधा उतनी उपलब्ध नहीं है। मैं मानता हूँ कि एक गर्भवती महिला को प्रसूति तक 3 से 4 बार सोनोग्राफी उनको कराना होता है, तो 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर तय करके उनको गोंदिया या बालाघाट जाना पड़ता है। जबकि पिछली बार विधायक निधि से यहाँ पर सोनोग्राफी मशीन स्वीकृत भी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसको नियमित रूप से संचालित करना चाहिए? बिल्कुल। क्या है कि जो सोनोग्राफी है उसके बावजूद क्या होता है कि यहाँ पे डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है उसके, और जानकार डॉक्टर नहीं होने के कारण से वो मशीन बंद पड़ी हुई है यहाँ पे। जी। हमारी भी कोशिश है कि सोनोग्राफी टेस्ट करने वाला डॉक्टर अगर यहाँ पे आ जाए, जी। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, वनांचल से लगा हुआ क्षेत्र है, तो ऐसे डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। जी। और जो हमारे यहाँ से MBBS करके जा रहे हैं, MD करके जा रहे हैं, हमारे क्षेत्रीय लोग भी है, बच्चे हैं, लेकिन वो शहरों में काम करना पसंद करते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण वो मशीन अभी बंद है और लोगों को उसकी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। हम कोशिश में हैं कि यहाँ डॉक्टर्स आ जाए और लोगों को सुविधा यहाँ मिल जाए, क्योंकि सोनोग्राफी के लिए भी जब वो बाहर जाते हैं, गोंदिया और बाहर बालाघाट जाते हैं, तो उनको 3-4 हज़ार रुपये वहन करना पड़ता है। यहाँ वो काम निःशुल्क हो सकता है, तो लाखों की मशीन है और आने वाले समय में निश्चित तौर से अगर डॉक्टर आ जाएगा तो उसका उपयोग पूरा होगा, क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा। जी। बेरोजगारी, क्षेत्र में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या, एक समस्या भी है और एक बहुत बड़ी आपके लिए चुनौती भी है, क्योंकि आप जहाँ पर रहते हैं यहाँ से अनेक बसें आते जाते रहती है। आप देखते हैं कि किस तरह से यहाँ के लोग पलायन हो रहे हैं। क्या इनको रोकने के लिए कुछ प्रयास करेंगे? आपको क्या कोई उद्योग धंधे या फिर कोई रोजगार के अवसर दिला पाएंगे आप? देखिए क्या है, पलायन सिर्फ लांजी क्षेत्र से नहीं होता है, बल्कि हर क्षेत्र से पलायन होता है। जी।
क्या है कि लोग ज़्यादातर लोग रोजी रोटी की तलाश में यहाँ से जाते हैं। हमारे यहाँ पे जंगल की भी कटाई होती है, बांस की कटाई, लकड़ी की कटाई होती है। जी जी। तो जो वनांचल क्षेत्र के लोग हैं जो बसे हुए हैं हमारे क्षेत्र में, वो लोग उसके माध्यम से काफ़ी पैसा एकत्रित कर पाते हैं। अभी तेंदुपत्ता में भी हमारी सरकार ने जो प्रति बोना मानक बोरा तय किया हुआ था 3,000 रुपये, उसको भी बढ़ा करके भी 4,000 रुपये किया है। तो इससे आदिवासी क्षेत्र के जो गांव हैं इनके लोगों को लाभ मिल जाता है। जी। दूसरा ये है कि पलायन हमारे यहाँ की बड़ी समस्या शुरू से रही है। जी। जिन लोगों ने यहाँ से पलायन किया है तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने हासिल भी किया है। आज से 30 साल 40 साल पहले जब यहाँ से निकले थे एक मजदूरी करने के लिए, आज जो बड़े ठेकेदार हैं, बिल्डर्स हैं, काफ़ी पैसा उन्होंने कमाया है और अपने गांव में आकर उन्होंने ज़मीनें खरीदा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाया है। तो कहा भी जाता है कि भाई जो अपने घर को छोड़ के बाहर निकलता है तो निश्चित तौर से वो उसमें कमाने की क्षमता ज़्यादा रहती है, वो कुछ करने के लिए जाता है। तो ऐसा बहुत जगह हमको उदाहरण मिलता है कि बड़े बड़े शहरों के अंदर में एक गरीब परिवार के लोग गए और गांव छोड़कर गए और आज काफ़ी संपन्नता का जीवन यापन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी काम कर रहे हैं। वो लोग दूसरों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। जी। तो इन्हें रोकने के लिए ये है कि हमारा ये वनांचल का क्षेत्र है तो वो यहाँ कल कारखाने लग नहीं सकते, बहुत ऐसी संभावनाएं नहीं है हमारे यहाँ पर। फिर भी हमारा प्रयास है कि इस क्षेत्र को हम पर्यटन के रूप में उभार सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, झरने हैं, जंगल का बहुत अच्छा मनोरम दृश्य है। तो ऐसी स्थिति में हम उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर है यहाँ पे, किला है यहाँ पे, किरनापुर क्षेत्र के अंदर में मंदिर है, किले हैं, तो उस क्षेत्र में भी झरने वगैरह हैं, तो उसको उभारा जा सकता है। तो हमने लंबी कोशिश किया है, जिस तरह से उज्जैन का महालोक बनाया है शिवराज सिंह चौहान जी ने, तो उसी तरह से हमने भी प्रहलाद जी से पिछली बार बात हुई थी। अभी धर्मेंद्र लोधी जी अभी संस्कृति मंत्री हैं और पर्यटन मंत्री हैं, तो उनसे मेरी भी बात हुई थी जब मैं भोपाल गया था। और उनसे मैंने कहा कि कोटेश्वर भगवान का यहाँ पे उप ज्योतिर्लिंग है, जिसको उसी तर्ज में हमको काम करना है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है, उतना बड़ा तो नहीं लेकिन कुछ हम करेंगे ऐसा कि पर्यटन के क्षेत्र में हमारा जो लांजी है विकास की ओर आगे बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, होटलें खुलेंगी, तो निश्चित तौर से रोजगार हमारे यहाँ पे खींच कर आएगा। तो ये उस ओर हमारा काम चल रहा है। दूसरा ये है कि हर पंचायत के अंदर में स्व समूह बने हुए हैं। समूह के माध्यम से लगभग 5, 7, 8, 10, 20, 25 समूह बने हुए महिलाएं काम कर रही हैं और छोटे छोटे रोजगार के काम कर रही हैं। तो पहले होता था कि परिवार के अंदर में अगर एक व्यक्ति है तो 2 हाथ काम करते थे, तो परिवार का खर्चा नहीं चल पाता था। अब ऐसा है कि अगर महिलाएं घर से निकल करके बाहर काम कर रही हैं और रोजगार इकट्ठा कर रही, सृजन कर रही हैं, तो उनको 4 हाथ काम करेंगे तो उस परिवार का जो है आर्थिक स्थिति अच्छी मजबूत होगी, तो फिर पलायन नहीं करेगा, गांव के अंदर में उसको रोजगार मिलेगा। नागपुर है, रायपुर है, या कल कारखाने हैं, राम अटल उनके पास में आता है, तो अगर वो राम अटल हमको मिल जाएगा तो भी चर्चाएं चल रही है। हमारी कुछ टीम है जो इस काम को करती है। अगर राम अटल यहीं पे उपलब्ध हो जाएगा, गाँव में उपलब्ध हो जाएगा, तो बना करके उसको पक्का कर करके उस शहर पे भिजवा देंगे। तो इस ओर भी हम लोगों का पूरा ध्यान है। ये जो चीज़ है क्षेत्र के अंदर में आएगी तो खुशहाली भी आएगी और साथ में पैसा भी हमारे क्षेत्र में काफ़ी आएगा, पलायन में भी इसमें कहीं रोक लगेगी। जी। हम क्षेत्र से ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थी रहते हैं जो NIT, नीट, IAS इसकी चयन होता है, इनमें चयन हो रहे हैं, तो इनको प्रोत्साहित करने के लिए आपके क्या प्रयास होंगे? क्योंकि संभावनाएं भी है और आपके लिए चुनौती भी है। आप इसको संभावनाओं की नज़र से देखते हैं कि आपके लिए चुनौती की नज़र से देखते हैं? नहीं, संभावनाएं तो बहुत है, क्योंकि हमारा लांजी और पूरा बालाघाट जिला जो है एजुकेशन की दृष्टि से हब है जी। और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में अभी मैं MLE नहीं बल्कि उससे पहले भी जब मैं किसी क्षेत्र के अंदर में जाता था जी, तो वहाँ पर हमें बड़े अधिकारी भी हमारे क्षेत्र के मिलते हैं, जिले के मिलते हैं, और ऐसी कोई पंचायत नहीं होगी मध्य प्रदेश की जहाँ पर बालाघाट जिले का कोई व्यक्ति, चाहे वो टीचरशिप में हो, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, ANM हो, ये सारे लोग ना मिलते हों। तो ये एजुकेशन हमारा हब है और हमारे यहाँ के बच्चे खूब पढ़ रहे हैं और एजुकेशन भी हमारे यहाँ का हाई है जी। आप देख लें, लिंग अनुपात भी जो है हमारे यहाँ का एजुकेशन हाई होने की वजह से लिंग अनुपात भी हमारे यहाँ पे बच्चियों की संख्या ज़्यादा है, पुरुष के मुकाबले में महिला की संख्या ज़्यादा है। तो ये हमारे यहाँ की जागरूकता है ये जी। और अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हमारा क्षेत्र जो है काफ़ी विकसित क्षेत्र है। हम पूरे बालाघाट जिले का प्रदेश देखते हैं तो काफ़ी विकसित हमारा जिला है और सारे लोग जो है यहाँ पे जब काम करके जाते हैं तो इस बात की तारीफ करते हैं कि वहाँ पे हमने
नीचे स्तर तक भी जब जंगल के एरिया तक भी गया है, हम वनांचल के क्षेत्रों में हम गए हैं, तो विकास यहाँ पे दिखता है। तो ये एजुकेशन जो है हमारे यहाँ पे बढ़ने का कारण ये रहा है कि शुरू से रहा है, और हमारे यहाँ के बच्चे भी बड़े बड़े जॉब तक गए हैं, विदेशों तक के जा रहे हैं। गांव में रहने वाले बच्चे विदेशों तक जा रहे हैं। यहाँ से भी एक IAS निकली हैं, यहाँ से तहसीलदार SDM पोस्ट वाले लोग निकले हैं, तो ऊपर जाके अच्छा काम कर रहे हैं। पटवारी काफ़ी बनते हैं, शिक्षक काफ़ी बन रहे हैं। तो ये विदेशों में जाके भी हमारे यहाँ जिले के लोग जो है सऊदी अरब और यहाँ पे जाके नर्स जो है वो काम कर रही हैं। तो एजुकेशन सेक्टर तो हमारे यहाँ का बहुत अच्छा है, और जो कमियां हैं उसको अब धीरे धीरे करके हमारी सरकार पूरा कर रही है। और जहाँ जहाँ ऐसी कमियां हमको दिखती है, हम सरकार को चेताते भी हैं, बताते भी हैं। लांजी में शासकीय महाविद्यालय, पर्याप्त भूभाग भी उसके पास है, अनेकों संभावनाएं हैं, अनेक कई तरह के कोर्सेज अपन शुरू कर सकते हैं, चाहे MBBS हो, इंजीनियरिंग हो। UGC इसको लेकर, UGC ग्रांट को लेकर के क्या प्रयास है? देखिए, अभी मेडिकल कॉलेज जो है, इंजीनियरिंग कॉलेज बालाघाट जिले में मिला हुआ है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी दिया है। बालाघाट जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज है, जिसका लाभ पूरे जिले को मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर MSc क्लासेस नहीं है जी, तो MSc क्लासेस के लिए मेरे पास में बात आई है, उसका प्रयास भी मैंने तेज कर दिया हूँ। MA अंग्रेजी में भी नहीं है? हाँ, MA अंग्रेजी भी नहीं है यहाँ पे। तो जो सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है उसके लिए लाने के लिए हम लोगों का पूरा प्रयास है। और डॉक्टर मोहन यादव जी से कभी भी मुलाकात होगी, उस शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात होगी, हम यहाँ से प्रस्ताव भी बनाकर भेजेंगे। और जल्दी से जल्द कोशिश रहेगी हमारी कि यहाँ पे MSc क्लासेस चालू हो जाती हैं तो काम अच्छी तरीके से हो जाएगा। एक पहली बिल्डिंग जो थी वो उसमें कमी होती थी बच्चों के बैठने के लिए, तो सेकंड बिल्डिंग में यहाँ पे सेंक्शन होके आई है। और आज भी मैं वहाँ पे हाई स्कूल का ग्राउंड भी लगा हुआ ग्राउंड है, कॉलेज के ग्राउंड से लगा हुआ, क्योंकि वो काफ़ी अव्यवस्थित जगह है जो कॉलेज की जो ज़मीन है उस पर। तो आज ही मैंने मंच पर इस बात को कहा है कि इस ग्राउंड को थोड़ा बड़ा करके कॉलेज तक के हम लेके जाएंगे। लगभग 15 लाख रुपए की राशि हम इस पे जन भागीदारी के माध्यम से खर्च करेंगे, और वहाँ पे हाई मास्ट लाइट वगैरह भी लगाएंगे। तो जो ग्राउंड है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो क्षेत्रीय हमारे जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन लोगों को सारा लाभ मिलेगा उसका। तो एजुकेशन के सेक्टर में, कॉलेज के सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, और अच्छा होगा, परिणाम आएगा उसका। लांजी क्षेत्र में अधिकतर लोग किसान हैं। किसानों की जो समस्या है सिंचाई उनको प्रतिवर्ष रोटेशन के माध्यम से मिलता है, और बिजली समस्या भी प्रमुख है। बिजली समस्या इस तरह से कि कभी वोल्टेज नहीं मिल पाता है या फिर समय पर बिजली नहीं मिल पाता है। इनकी समस्या का निराकरण कैसे होगा? नहीं, देखिए क्या है, सिंचाई में तो हमारा जो पुराना लांजी विधानसभा क्षेत्र था, मध्य प्रदेश के अंदर में सर्वाधिक सिंचित वाला एरिया था। 65% सिंचित हमारा ये एरिया था जी। नया किरनापुर जुड़ने के बाद में थोड़ा कम हमारा जो है सिंचित एरिया हुआ है, लेकिन हमने इसमें प्रयास तेज कर दिए। जैसे मैं विधायक बना, 1 सप्ताह के अंदर मैंने इरिगेशन के ई और SDO को बुलाया, और बुला करके जो लाइनिंग का काम होना चाहिए था पिछले 10 सालों से, हम बोल सकते हैं कि 20-25 सालों पहले जो काम हो जाना चाहिए था, आज तक के लांजी क्षेत्र में नहीं हुआ है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व की वजह से हो सकता है। तो हमने जो यहाँ पे जलाशय है, खराड़ी जलाशय है, जिसमें लाइनिंग के काम करने के लिए हमने एस्टीमेट तैयार करवाया है। उसके साथ ही जो बाग केनाल पर है, जो सिरपुर डैम है, दूसरे डैम आते हैं हमारे ऊपर में आते हैं, जिसका पानी जो है हमारे क्षेत्र को मिलता है, और महाराष्ट्र को सबसे सर्वाधिक मिलता है। तो उस क्षेत्र में भी हमने काम करना चालू कर दिया, ताकि लाइनिंग का काम हो जाएगा, सीमेंटीकरण हो जाएगा, तो टेल एरिया तक के अंतिम छोर तक के पानी अच्छी तरीके से पहुँच पाएगा। तो उस क्षेत्र में हमने काम करना प्रारंभ कर दिया है। दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि भाई जो रोटेशन पद्धति चलती है जी, तो क्या है, पानी की कमी होने की वजह से रोटेशन पे चलाते हैं जी। भरपूर मात्रा में हमारे पास में पानी है, लेकिन नहरों का अच्छी तरीके से रखरखाव नहीं होने की वजह से पानी खेतों तक के नहीं पहुंचता है। तो जब लाइनिंग का काम हो जाएगा तो शायद हो सकता है कि हमारी कोशिश यही है कि जो रोटेशन पद्धति है वो खत्म हो जाएगी, और प्रति वर्ष जो है हर किसान को पानी मिल पाएगा। छात्र जीवन से आपने राजनीति की शुरुआत की, अब आपको लेकर सवाल कर रहे हैं। छात्र जीवन से लेकर के आपने राजनीति की शुरुआत की, जनपद अध्यक्ष रहे, जिला पंचायत सदस्य भी रहे, इसके साथ साथ पार्टी में भी अनेकों जिम्मेदारी आपने निभाई। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि आपने कोई चुनाव नहीं आ रहे, ये आपकी किस्मत का है या फिर कोई शक्ति? नहीं, देखिए क्या होता है कि मैं तो छात्र राजनीति से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। 94 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था, जब मैं 11वीं कक्षा में था जी।
उपसाला नायक का। जी वो पूरे क्लास के 9th 10th 11th 12th के बच्चे वोट दिया करते थे। जी फिर मैंने 95 में एक चुनाव लड़ा जी प्रेसिडेंट का, वो चुनाव जीता साला नायक का। फिर अपना खुद का एकता विद्यार्थी परिषद बनाया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया। जी उसके बाद में युवा मोर्चे का मैं मंडल का अध्यक्ष बना, 2 बार मंडल का अध्यक्ष रहा। जी फिर 2005 में मैं युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष बना, जिला पंचायत सदस्य 2005 में बना। फिर किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति का कॉलेज का मैं अध्यक्ष रहा। जी फिर किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष, जनपद पंचायत का अध्यक्ष। तो ये ढेर सारे जो पद आए, सांसद प्रतिनिधि, तो सारे पद आए तो मेहनत के आधार पे आए। जी क्योंकि जब से हम लोग सार्वजनिक जीवन में आए हैं तब से लेकर अब तक के पूरी ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं। जनता को भी लगता है कि मेहनत करते हैं, और जो भी हमारे मुझसे मिलते हैं तो कोशिश ये होती है कि जिस काम के लिए वो आए उसका काम होना चाहिए, या ये होना चाहिए कि हम काम करते हुए, कोशिश करते हुए उन्हें दिखना चाहिए, चाहे वो काम हो चाहे ना हो सकता है कई काम होते हैं, कई काम नहीं हो पाते हैं, लेकिन जनता को विश्वास रहता है कि काम नहीं होने लायक था इसलिए नहीं हो पाया है। जी जी तो इतना उसको विश्वास हो जाता है कि भाई कि इन्हें पूरी कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया है। और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हो जाता है। तो जनता के व्यक्ति जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, तो इस कारण से वो हमें पसंद करती है और चाहती है कि भी हमारा प्रतिनिधि कभी चुनाव ना हारे। और यही कारण है कि उन्होंने मुझे इस बार वोट दिया है और वोट देकर इस बार निर्वाचित किया है। तो अपेक्षाएं भी बहुत है। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, 10:30 साढ़े 11 बज रहे हैं, लेकिन इस समय भी मिलने के लिए लोग हैं बैठे हुए। तो अपना पूरा समय जो है अपने राजनीति के साथ साथ में करते हैं, लेकिन पूरा समय जो है तो जनता के लिए रहता है, अपने लोगों के लिए रहता है। और यही कारण है कि वो दिल से पसंद करते हैं। भैया एक सवाल है, विधानसभा चुनाव में आपका बहुत विरोध हुआ, लेकिन खास बात उसमें ये रही कि आपने कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया, कभी गुस्से में नहीं आए। इतनी विनम्रता, इतनी शालीनता कहाँ से लाते हैं आप? ये है कि एक हर किसी का अपना एक नेचर होता है जी और प्रकृति ने ऐसा नेचर दिया हुआ है कि गुस्सा आता ही नहीं है जी किसी भी बात पर। और ये है कि अपनी बातों को विनम्रता के साथ में रखने का जो है वो शुरू से ही रहा है। तो वो एक चीज़ जो है, जो कह सकते हैं कि गॉड गिफ्ट जो है वो मिली हुई है। जी जी मैं जब चुनाव प्रचार कर रहा था तो उस समय में जब प्रचार प्रसार हम लोगों का चल रहा था तो मुझे पता था कि बहुत विरोध जो है पार्टी के अंदर में मेरा हो रहा है। लेकिन मेरे साथ चलने वाले पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और जो कनिष्ठ कार्यकर्ता हमेशा ये बोलते थे कि भैया ना तो आपके मुस्कान में कमी आ रही है, ना तो चेहरे में थकान दिख रही है। तो इसके पीछे में कारण ये है कि लंबा समय तक के जो 25-26 साल तक की हमने राजनीति किया है, कहीं ना कहीं अनुभव है। और देखिए, जीत और हार को लेकर हम चुनाव नहीं लड़ सकते। पार्टी ने विश्वास किया, पार्टी ने टिकट दिया, अब जीत और हार जो है जनता के हाथों में है। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा अगर एग्रेसिव होंगे तो वो चीज़ हमारे हाथ से निकल सकती है। इसलिए शालीनता के साथ में चुनाव लड़ो और जीत कर आओ, ये उद्देश्य रहता है। हार भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम फिर प्रयत्न करो। तो हार जीत के डर से ऊपर होकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा है कि हार रहे कि जीत रहे हैं इससे मतलब नहीं है। हमको तो ये जनता के बीच में जाना है, अपना काम करना है। इस कारण से कुछ लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से विरोध किया, कुछ लोगों ने बयान भी कुछ ऐसे दिए कि जिसमें आदमी विचलित हो जाता है। लेकिन मैं हमेशा ही कहता रहा कि जो हमारे लोग हैं, आज नहीं तो कल साथ में आएंगे, हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। तो वो एक चीज़ जो ताकत मिली हुई है वो कहीं ना कहीं एक संस्कार भी होता है। और ये संस्कार तो जब हम लोग 4ठी 5वीं छठी कक्षा में पढ़ा करते थे, जब संघ की शाखा में जाया करते थे, तो उस समय हमको नहीं समझ में आता था कि संघ क्या है, आरएसएस क्या है, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ क्या होता है। लेकिन वो संस्कार जो पड़े हुए हैं वो बचपन से कहीं ना कहीं, और इस वजह से मन की जो ताकतें बढ़ी हुई है। और इसी कारण से ये है कि कभी विचलित होता नहीं हूँ मैं, चाहे कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, मैं विचलित नहीं होता हूँ। उस समय में और बल्कि शांत हो जाता हूँ कि उससे अच्छी तरीके से हम मुकाबला कर सके। अगला सवाल जो था, लांजी किरणापुर विधानसभा में हमेशा एक शिकायत रहती थी कि हमारी सरकार नहीं है इसलिए काम रुक गया, वो काम रुक गया। अब तो आप विधायक हैं, राज्य में भी आपकी सरकार है, नगर में भी है, केंद्र में भी है, कह सकते हैं कि 5 उंगली घी में है। कितनी ऐतिहासिक उपलब्धि आप क्षेत्र को दिला पाएंगे? नहीं, हम तो जब चुनाव के बीच में हम लोग गए तो इस बात को कहा कि डबल इंजन की सरकार है हमारी, राज्य में भी है और केंद्र में भी है। फिर से हमको डबल इंजन की सरकार बनाना है। फिर हम अभी 4 महीने बाद जाएंगे और बोलेंगे कि भाई केंद्र के अंदर में भी हमारी सरकार पुनः बनाइए। तो
दोनों ही जगह हमारी सरकार है, विधायक है, सांसद हैं, हमारे नगर के अंदर में हमारे अध्यक्ष हैं, पंचायतों में ज़्यादातर प्रतिनिधि हम हमारे बैठे हुए हैं, तो इसका लाभ पूरा मिलेगा और क्षेत्र के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा। अच्छे छोटे से लेके बड़े विकास के कार्य आएंगे और हमारी सरकार भी शुरू से कर रही है। अंत्योदय का जो एक सिद्धांत है एकात्म मानववाद का, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक के विकास पहुंचना चाहिए और हमारे सरकार का भी मोटिव ये है, उद्देश्य ये है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक के विकास पहुंचे। तो उसी क्षेत्र पे काम हो रहा है और छोटे बड़े जो विकास के कार्य है वैसी सरकार दे रही है। मांगना भर है कि कहाँ क्या है, बताना भर है उनको कि भाई ये चीज़ करना है, वो हमारी सरकार करने के लिए तत्पर है। तो सारे काम क्षेत्र के अंदर में आएंगे और छोटे बड़े सारे काम होंगे क्षेत्र में, पूरे काम होंगे जी। अंतिम सवाल जो है ये रोचक भी इसलिए है क्योंकि जिम्मेदारी भी आपके पास है, जवाबदारी भी आपके पास है। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो सवाल ये है कि आपके सपनों का जो लांजी किरणापुर विधानसभा क्षेत्र है ये कैसा हो, और इसका जवाब आप इस तरह से दीजिए क्योंकि पूरा भी आपको करना है, जिम्मेदारी तो कैसा होना चाहिए। हाँ, ये सोच तो बहुत पहले से रही है, बहुत लंबे समय से रही है जी। क्योंकि पंचायत के अंदर में बड़े पावर होते हैं, जनपद भी होता है और विधायक के रूप में हम लोगों के पास में बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम अपने गांव को क्या दे दें। मैं चाहता हूं कि गांव के अंदर में अच्छा स्कूल हो, गांव के अंदर में स्वास्थ्य सुविधा हो, गांव के अंदर में जो गली है, मोहल्ले हैं, जिस तरह से शहरों के अंदर में गली और मोहल्ले होते हैं उस तरह से हमारे गांव और मोहल्ले हो, साफ सफाई हो, स्वच्छता हो गांव के अंदर में, और गांव के अंदर में छोटे छोटे गार्डन हो, गांव के अंदर में ओपन जिम हो, गांव के अंदर में भी हाई मार्क्स लाइट हो, जिससे हमारा जो गांव है शहर की तरह जैसे कॉलोनियाँ दिखती है वैसे एक गांव मॉडल की तरह दिखे। और मैं जब भी पंचायतों में जा रहा हूँ तो इस बात को बड़ी तुरता के साथ में, बड़ी विश्वस्तता के साथ में मैं रख रहा हूँ कि उस चीज़ों को हम 5 साल के अंदर में कितना कर पाएंगे, ख्वाब है, सपना है जी, लेकिन उस बात को हम कर भी रहे हैं जी। मैंने कई गांव के अंदर में अभी हाई मार्क्स लाइट के लिए, बड़े हाई मार्क्स लाइट के लिए मैंने घोषणाएं किया है। जो प्रमुख गांव हैं जिनके ग्राउंड, जहाँ पे स्कूल के ग्राउंड है या मुख्य चौक चौराहे हैं, जहाँ मैंने उनसे कहा कि जिस तरह से बालाघाट के अंदर में बड़े हाई मार्क्स लाइट लगे हुए हैं, लांजी नगर के अंदर में बड़ा हाई मार्क्स लाइट लगा हुआ है, वैसे गांव के अंदर भी मैं बड़े हाई मार्क्स लाइट देखना चाहता हूँ। मेरा सपना है जी। मैंने 20 से 22 ऐसी पंचायतें जहाँ पे घोषणा किया हूँ और हमारी घोषणा भी चल भी रही है और पैसा जो है हम लाने के लिए हमने व्यवस्था भी बनाई कि कैसे पैसा आएगा। सरकार भी हमको पैसे दे रही है, तो जब वो जगमगाएगा गाँव तो निश्चित तौर से वो लोगों को भी लगेगा, आम जनता को भी लगेगा कि कुछ अच्छा हो रहा है। तो जो सपना है कि भाई सारी चीज़ें हमको यहाँ उपलब्ध होना चाहिए, वो पूरा होगा। और आज आवागमन के हर किसी के पास में साधन है। पहले हम लोग बोलते थे भी गांव में कैसे बसेंगे, वहाँ तो कुछ उपलब्धता नहीं होती है। तो नागपुर और रायपुर भी अगर किसी को इलाज के लिए जाना पड़ता है तो आज शहर का आदमी उतनी जल्दी नहीं पहुँच पाता है जितनी जल्दी हमारे गाँव का आदमी निकल करके पहुँच जाता है। सुबह 8 बजे जाके नागपुर में अपना इलाज करवाने के लिए किसी काम के लिए पहुँच जाता है। शहर का आदमी उस समय उड़ भी नहीं पाता है। तो अब संसाधनों की कमी नहीं है, तो बस ये है कि उन संसाधनों के साथ साथ में हमको उस तरह का विकास यहाँ पे देखना है ग्रामीण एरिया का, और वो हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। 5 साल के अंदर में हम कितना कर सकते हैं ये देखना है और दिन रात काम कर रहे हैं उस दिशा में। इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा है जी। तो आप देख रहे थे, हम लांजी किरणापुर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक से चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए रोड मैप तैयार किया है। फिलहाल धन्यवाद।